शुरू कीजिए, माइक अपने पास रख लीजिए। Hello students, good afternoon. Today we are going to discuss the very basic topic of management, that is principle of management, that was given by Henry Fayol. Before discussing the basic principles of management, let us discuss what actually management is. We should develop the basic understanding of management. तो management है क्या? आप मैनेजमेंट डे टू डे लाइफ में रोज़ सुनते होंगे, घर में मैनेज करते हैं, हम ऑफिस में मैनेज करते हैं, कोई शॉपकीपर है वो मैनेज करता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या सैन्य संगठन, हमारा देश भी एक तरह से मैनेज ही हो रहा है। ठीक, तो मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें ये पता होता है कि हमें किससे, किस प्रकार से और किस तरह का कार्य लेना है जिससे कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। ये है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक तरह से सही समय पर सही निर्णय लेना, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, जिससे कि हमारे जो प्री डिसाइडेड गोल्स हैं, हमें पता होता है हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, उन प्री डिसाइडेड गोल्स को अचीव करना, ये अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। तो चाहे वो घर हो या ऑफिस या कोई सैन्य संगठन, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे हम किसी इंडस्ट्री की ही बात करते हैं, हमें पता है हमारी इंडस्ट्रीज़ में जो 4 M's हैं, मतलब मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन, इन सबको मैनेज करना, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, और वी कैन से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, मतलब कि कम से कम रिसोर्सेज में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम और अच्छे से अच्छा आउटपुट पाना, ये बहुत ज़रूरी है। So now, management by definition है क्या? Management is the process of getting work done with and through people effectively and efficiently with satisfaction for employer, employees and public. मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम भी उसमें कुछ काम करते हैं और जनरली लोगों से हम काम करवाते हैं, एक तरह से हम लोगों की हेल्प लेते हैं जिससे कि हमारा काम इफेक्टिव मैनर में और बहुत ही एफिशिएंट मैनर में हो। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये दोनों ही डिफरेंट वर्ड हैं। इफेक्टिवनेस होता है टू डू द राइट थिंग टू अचीव गोल, मतलब हमें सही काम करके गोल को अचीव करना। उसमें हम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब मिनिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, वी डोंट कंसिडर। वहीं एफिशिएंसी होगा गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट इनपुट, मतलब हम कम से कम रिसोर्सेज में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं, ये होता है एफिशिएंसी। फिर विथ सेटिस्फैक्शन फॉर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़ एंड पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक इंडस्ट्री है, हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सबसे मेन मोटिव होता है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, वो किसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? पब्लिक के लिए, नॉर्मल जो पीपल हैं उनके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो पब्लिक को सेटिस्फाई करे, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स, उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता हो वो प्रोडक्ट, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक पाएगा, तभी वो मार्केट में अपनी जगह बना पाएगा। सेकेंड है एम्प्लॉयज़। किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी एक एंटरप्राइज का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई जब तक नहीं करेंगे तब तक वो जो प्रोडक्ट है उसमें वो अपना पूरा इनपुट नहीं दे पाएंगे, हमें बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट वो नहीं दे पाएंगे। एम्प्लॉयज़ अगर सेटिस्फाइड है, उनको प्रॉपर पेमेंट हो रही है, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल रहा है, इफेक्टिव वे में वो काम, तभी वो इफेक्टिव वे में काम कर सकते हैं। थर्ड है एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसका भी सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब सेटिस्फाई होगा? जब जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है। नाउ जैसा हमने देखा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी है रिसोर्स का कम से कम यूसेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, इनका कम से कम वेस्टेज करके, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ये है एफिशिएंसी। वहीं इफेक्टिवनेस है गोल का अटेनमेंट बाय डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है,
नाउ हम मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक आर्ट है और साइंस है। ये सिर्फ एक कला नहीं है, ये इसका साइंटिफिक बेसिस भी है और एक तरह से ये आर्ट भी है। अब हम देखेंगे कैसे ये इसका साइंटिफिक बेसिस है और कैसे हम इसको एक कला बोल रहे हैं। मैनेजमेंट हैज साइंटिफिक बेसिस बिकॉज मैनेजमेंट टेक्निक्स आर ससेप्टेबल टू मेजरमेंट एंड फैक्चुअल डिटर्मिनेशंस। मतलब जब हम कोई इंडस्ट्री सेट करते हैं तो मार्केट के स्टैटिस्टिक्स देख के, लोगों की रिक्वायरमेंट्स देख के, कुछ सर्वेइंग करके, ये सब देख के ही हम अपना इंडस्ट्री सेट करते हैं, मतलब इंडस्ट्री के गोल्स सेट करते हैं। तो साइंटिफिक मेजरमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसमें प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। वहीं मैनेजमेंट एक आर्ट है बिकॉज इट नीड्स स्किल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट मैंने पहले भी बताया, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स। मतलब हम उसमें अपने एम्प्लॉयज़ से हम आउटपुट लेते हैं, मतलब उनसे हम काम करवाते हैं। तो ये तभी होगा जब एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उसके अंदर मोटिवेटिंग पावर हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो। तो किसी से काम करवाना इज़ नॉट ईजी अनटिल एंड अनलेस आप उन सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में, पूरे हर डिपार्टमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके नहीं रखते हैं। साथ ही साथ उनके साथ एक कम्युनिकेशन नहीं मेंटेन करके रखते हैं। अगर कम्युनिकेशन गैप हुआ तो आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ना ही वो अपनी प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचा पाएंगे। सो इस तरह हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट हैज साइंटिफिक बेसिस एज वेल एज इट इज़ अ आर्ट। नाउ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? अभी मैंने कहा मैनेजमेंट वर्क करता है प्री डिटर्मिन्ड गोल्स पर। अब ये गोल्स कौन डिसाइड कर रहा है? ये गोल्स डिसाइड कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन गोल डिसाइड करता है और साथ ही पॉलिसीज बनाता है, जिन पॉलिसीज पर मैनेजमेंट काम करेगा और उन गोल्स के अटेनमेंट में हेल्प करेगा। अब मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसकी हेल्प से वो उस गोल को अचीव कर सके। इसके लिए ज़रूरत होती है हमें ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से इट इज़ अ फ्रेमवर्क, और वी कैन से इट इज़ अ स्ट्रक्चर। एक मशीनरी है एक तरह से, जिसमें मैन हैं, मशीन्स हैं, मटेरियल्स हैं, इन सब का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है। तो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टू फंक्शन इफेक्टिवली देयर मस्ट बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एंटरप्राइज एंड दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करता है। ठीक है। नाउ मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला है का टॉप मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडिल मैनेजमेंट, थर्ड इज लोअर मैनेजमेंट और वी कैन से फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, और इसके नीचे जो आते हैं वो होते हैं नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। तो बेसिकली हमारे इन 3 जो मैनेजमेंट लेवल्स हैं उसमें हम देखते हैं जनरली पोस्ट किस टाइप की होती हैं। जो टॉप मैनेजमेंट होगा उसमें हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं टॉप मैनेजमेंट में। वहीं मिडिल मैनेजमेंट में डिवीजन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंट वाइज जो मैनेजर्स होते हैं वो मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं। फिर लोअर मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, इसमें आते हैं हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स, सुपरवाइजर्स, जो टीम लीड्स होते हैं, ये होते हैं हमारे लोअर मैनेजमेंट में। लोअर मैनेजमेंट के नीचे जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें हमारा वर्कर्स, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स, ये सब आते हैं जो एक्चुअली में मशीनरी पर काम कर रहे हैं। ठीक। तो जो टॉप मैनेजमेंट है, वन बाय वन हम देखेंगे। टॉप मैनेजमेंट का जो बेसिक फंक्शन है वो है डिसीजन मेकिंग। इट मेक्स डिसीजन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जितने बड़े डिसीजंस लेने होंगे, किसी से मर्जिंग करनी है या कहीं हमें कोई प्लॉट खरीदना है और फॉर इंडस्ट्री पर्पस, तो ये सब डिसीजंस लेता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आता है मिडिल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर क्या
कुछ सजेशंस देगा मिडिल मैनेजमेंट को। मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, सारे मैनेजर्स द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर मैनेजर्स, मतलब सारे मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के बीच में, फिर और लोअर मैनेजमेंट को डायरेक्शन देना या उनको काम समझाना, ये होता है हमारा मिडिल मैनेजमेंट का काम। लास्ट में आता है हमारा डायरेक्टिंग लोअर मैनेजमेंट, जो कि क्या करता है, जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्शन देता है, उनको कैसे काम करना है ये बताता है। और जो मिडिल मैनेजमेंट है ये एक लिंक होगा टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच में। लोअर मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो मिडिल मैनेजमेंट के थ्रू होगा। वहीं जो लोअर मैनेजमेंट है वो जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं इंडस्ट्री के या किसी भी एंटरप्राइज के, उनकी प्रॉब्लम्स को अपर मैनेजमेंट लेवल्स तक पहुंचाना, ये लोअर मैनेजमेंट का भी काम है। ओके, नाउ अलग अलग लेवल्स पर हमें डिफरेंट टाइप के मैनेजर्स हमने बिठा रखे हैं। उन मैनेजर्स के कुछ स्किल्स हैं, कुछ बेसिक स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इन दोज मैनेजर्स। ठीक है, तो जो बेसिक स्किल्स हैं वो है हमारी कंसेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट है हमारा, आप देख रहे हैं जो मैंने फिगर बनाया है, इसमें टॉप मैनेजमेंट के हॉरिजॉन्टल वे में देखिए, टॉप मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होंगे उनको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू टेक्निकल स्किल्स के। वहीं इन फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू कंसेप्चुअल स्किल्स। वहीं ह्यूमन स्किल्स तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इक्वली रिक्वायर्ड है। तो टेक्निकल स्किल्स क्या है? टेक्निकल स्किल रिफर्स टू प्रोफिशिएंसी, मतलब कितना टेक्निकल फील्ड में नॉलेज है, दैट इज टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल मैक्सिमम रिक्वायर्ड है फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। क्यों? क्योंकि वो ही सुपरवाइज करते हैं नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं। जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं वो ही डायरेक्ट मशीन पर काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो अपने नीचे जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं, जो टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट मशीन पे काम कर रहे हैं, उनको वो गाइड कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। वहीं कॉन्सेप्ट टॉप मैनेजमेंट को टेक्निकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट एक बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, जिससे कि वो ये डिसाइड कर सकें कि किस एम्प्लॉय को या किस एम्प्लॉय को किस टेक्निकल फील्ड में डालना है, किस एम्प्लॉय का कितना टेक्निकल नॉलेज है, उसको किस डिपार्टमेंट में डालना है, ये होता है। इसीलिए टॉप मैनेजमेंट को बेसिक टेक्निकल नॉलेज होनी भी ज़रूरी है। वहीं कंसेप्चुअल स्किल्स में बेसिकली कॉन्सेप्चुअल स्किल को हम एज अ होल मानते हैं। एक तरह से कॉन्सेप्चुअल स्किल में हमें इंटरकनेक्शन, एक इंटर रिलेशन पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। जैसे बिजनेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस, इन सब का फंक्शन, इन सब के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो हैं टॉप मैनेजमेंट के मैनेजर्स के लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में आपका आता है डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और आता है ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। मैक्सिमम डिसीजंस लेने होते हैं टॉप मैनेजमेंट के मैनेजर्स को, जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, तो इसलिए उनका डिसीजन मेकिंग स्किल काफ़ी हाई होना चाहिए, मतलब इन टाइम और एक्यूरेट डिसीजन ये लेना पड़ता है उनको। इसके लिए उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, उनकी मेंटल एबिलिटी काफ़ी हाई होनी चाहिए। वहीं फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कंसेप्चुअल स्किल्स होने चाहिए, बट दे आर नॉट एज मच इन मेकिंग डिसीजंस। उनको डिसीजंस इतने फ्रीक्वेंटली नहीं लेने होते हैं, और डिसीजंस लेने भी होते हैं तो वो बहुत हाई लेवल के नहीं लेने होते। उनको डिसीजंस लेने होते हैं सिर्फ अपने नीचे जो लेवल वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ डिसीजंस लेने हैं। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स रिक्वायर्ड तो हैं उनके लिए भी, लेकिन दे आर नॉट दैट क्रिटिकल। वहीं मिडिल मैनेजमेंट लेवल, जो कि टॉप मैनेजमेंट और फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट इन सबको लिंक करके रखता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लिंक करके रखता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को लिंक करके रखता है। उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स सभी इक्वल अमाउंट में होनी ज़रूरी है। ह्यूमन स्किल्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन स्किल्स जनरली रेफर टू एबिलिटी टू डू वर्क विद अदर पीपल। आप कितने अच्छे से अपने आप
जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, ये होता है ह्यूमन स्किल्स में। ह्यूमन स्किल्स में आपका मोटिवेशन आएगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, अगर मिडिल मैनेजमेंट या किसी भी लेवल ऑफ मैनेजर्स का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, दे विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन विच दे वांट टू ट्रांसफर एक्चुअली। मतलब वो सोचेंगे कुछ और बट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इसलिए वो प्रॉपरली अपनी इन्फॉर्मेशन वो कन्वे नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन्स बढ़ेगा इंडस्ट्री में, अनोइंग सिचुएशंस बढ़ेंगी। तो कम्युनिकेशन स्किल हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ज़रूरी है, ठीक है। नाउ जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, हम अभी पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो हम पढ़ रहे हैं ये है मॉडर्न मैनेजमेंट। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि मैनेजमेंट एक्चुअली कब से शुरू हुआ? क्या जब से सिविलाइजेशन है तब से लोग जानते हैं ये मैनेजमेंट है क्या, मैनेज करना जानते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में देखा कि जब से सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तब से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ रोल या एविडेंसेस पाए गए हैं। चाहे लेकिन ये था कि पहले जो एविडेंसेस पाए गए हैं, जो पहले मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ होती थी वो सिर्फ पब्लिक लाइफ में होती थी। जैसे इजिप्शियंस ने यूज़ किया मैनेजमेंट फॉर मेकिंग पिरामिड्स, फॉर इन सब के लिए यूज़ किया। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन में भी आपका मैनेजमेंट यूज़ हुआ। बट जो एक्चुअल मॉडर्न मैनेजमेंट है उसकी फाउंडेशन ले की गई अराउंड 1750। अराउंड 1750 देयर वाज द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो हमें मॉडर्न मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि जब उसके पहले जो बिजनेस होते थे बहुत ही छोटे लेवल पर होते थे, उसमें मैनेजमेंट का रोल बिजनेस में उतना प्रोमिनेंट नहीं था। जैसे ही हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या हुआ, ह्यूमन पावर और जो कन्वेंशनल मेथड्स थे उन सबको हटा के हम मशीन्स लाए। उन मशीन्स का मैनेजमेंट करना पड़ा। फिर जो हमारा इंडस्ट्री बन रहा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया। उन सब कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए, उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए मॉडर्न मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया। F.W. टेलर, जिनको कि हम फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाया। जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या एक्चुअली, वो है अ रैशनल एंड सिस्टमैटिक अप्रोच टू वर्क एंड टू द मैनेजमेंट ऑफ वर्क। एक अप्रोच है, मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच, हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज़ करते हैं वर्क को करने के लिए, मतलब काम को, कार्य को करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच से जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस मुझे ये कार्य करना है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होना चाहिए कि गोल क्या है हमारा, फिर हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करेंगे। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू चलना और वर्क को मैनेज करना, ये था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बेसिक अप्रोच क्या था, मेथड्स को सबसे पहले हमने स्टैंडर्डाइज किया कि हमें किस मेथड से अपने इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है। तो स्टैंडर्डाइज मेथड्स आए। फिर अडॉप्ट बेस्ट इम्प्लीमेंट्स एंड वर्किंग कंडीशंस। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें, लेकिन उनमें से हमें जो बेस्ट ऑप्शंस हैं हमारे, उनको सेलेक्ट करना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रॉ मटेरियल्स खरीदने थे, लेकिन रॉ मटेरियल्स को खरीदने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक है जो 5 किलोमीटर दूर है, वो एक सर्टेन प्राइस X में हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। वहीं सेम रॉ मटेरियल हमें एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स मिल रहा है और वो प्राइस थोड़ी कम लगा रहा है। तो वी हैव टू सेलेक्ट कि हमारा डिस्टेंस और प्राइस, इन सबको मिला के जो हमारा फाइनल प्राइसिंग आ रही है वो हमारे बजट में है या नहीं। अगर इनकेस क्वालिटी में डिफरेंस है दोनों जगह के, तो हम हाई क्वालिटी के साथ जाना चाहते हैं या थोड़ी लो क्वालिटी के साथ, क्वालिटी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके हम फिर भी प्रोडक्ट फाइनली अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं। तो वी हैव टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें बेस्ट ऑप्शंस चूज़ करना। फिर ऑब्टेन कोऑपरेशन फ्रॉम वर्कमैन सो दैट वर्क कैन बी डन फास्टर। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम एक लार्ज स्केल पर काम कर रहे थे, लार्ज स्केल पर मैनेजमेंट कर रहे थे। तो ये ज़रूरी था कि जितने भी वर्कर्स, जितने भी मैनेजर्स हैं वहाँ पे, उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहा
तो वही होगा जैसे मैंने पहले कहा, कन्फ्यूजन्स, लॉसेस, रिसोर्सेज का लॉस, टाइम का लॉस, मैन की एनर्जी लॉस, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। F.W. टेलर ने दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आए हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल को हम फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, किसी भी एंटरप्राइज में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो 6 एक्टिविटीज़ थी: टेक्निकल एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज़। तो टेक्निकल एक्टिविटीज़ में आपका आता है प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अडेप्टेशन हो गया नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ। कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हो गया आपका बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंजिंग, ये डिपार्टमेंट अलग हो गया, ये एक्टिविटीज़ अलग हो गई। फाइनेंशियल एक्टिविटी में है ऐसे रिसोर्सेस, ऐसे इन्वेस्टर सर्च करना जिससे कि हमें कैपिटल हम इकट्ठा कर सकें और जो हमारे पास कैपिटल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ में प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन्स, मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है, लैंड, मशीन्स, बिल्डिंग, इन सब की सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना, ठीक है। और पर्सन्स की जो वहाँ वर्क कर रहे हैं वर्कर्स, उनकी सिक्योरिटी, उनकी जॉब सिक्योरिटी भी, साथ ही साथ फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में आता है स्टॉक टेकिंग, बैलेंस शीट, जो रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, जो खाते मेंटेन होते हैं, वो काम आ गया अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है हमारा मैनेजरियल एक्टिविटीज़। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ ही एक तरह से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन है, कमांड देना, कोऑर्डिनेट करना या कंट्रोल करना, ये सब आएंगे हमारे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में, ओके। सो हेनरी फेयोल ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ 14 प्रिंसिपल्स डिफाइन किए। उन्होंने ये भी कहा ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल है, ये एब्सोल्यूट, मतलब इनको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, एज इट इज़ फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप चेंज करना चाहते हैं कुछ प्रिंसिपल्स में या किसी प्रिंसिपल को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये फ्लेक्सिबल हैं ये प्रिंसिपल्स। बस इन प्रिंसिपल्स का वाइजली और इंटेलिजेंटली यूज़ करना है अपने इंडस्ट्री में प्रॉफिट गेन करने के लिए या अपनी इंडस्ट्री में गोल को अचीव करने के लिए। तो जो बेसिक 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो है फर्स्ट है डिविजन ऑफ वर्क, सेकेंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, सेवेंथ इज रेम्यूनरेशन, एट्थ इज centralization of authority, ninth is scalar chain, 10th is order, 11th is equity of treatment, 12th is stability, 13th is initiative, and 14th is esprit de corps. Okay, now we will discuss it one by one. Moving on to first principle of management, that is division of work. Henry Fayol said that work should be divided according to the skill of the worker. The worker who is skilled in one department, he should be given that department only. मतलब जो वर्कर जिस जॉब के लिए फिट हो उसको वो जॉब दो। डिफरेंट वर्कर्स को डिफरेंट जॉब में डाला जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। इससे क्या हुआ कि वो वर्कर जिसमें वो स्किल्ड है, वो काम उसने किया और वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो गया। और हमने डिवीजन क्यों किया? क्योंकि डिफरेंट जो वर्कर्स हैं उनका बैकग्राउंड अलग अलग है, उनका एप्टीट्यूड अलग है, उनके स्किल्स अलग हैं, उनकी नॉलेज अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, वो किस एरिया से आ रहे हैं, किस नेचुरल कंडीशन से आ रहे हैं, ये सब डिफाइन करते हैं कि कौन सा वर्कर किस जॉब के लिए बेस्ट फिटेड है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होता है डिवीजन ऑफ वर्क का? इससे क्या होता है कि हर जो वर्कर जिसको जो काम दिया गया है उसमें वो काफ़ी स्किल्ड हो जाता है, काफ़ी प्रोफिशिएंट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर कोई वर्कर अपने काम में काफ़ी स्किल्ड हो गया है तो प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में उसका रोल है, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत टाइम से एक ही काम को लगातार कर रहा है। वो उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स, इन सबको समझ गया है और फाइनली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको बेस्ट क्वालिटी में कर रहा है। वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं डिवीजन ऑफ वर्क के। डिसएडवांटेज ये है
कि इट हैम्पर्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। मतलब कि एक वर्कर सिर्फ एक काम के लिए स्पेशलाइज्ड है, तो अगर वो पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ वो एक ही काम कर रहा है और उसको बाकी कामों का कुछ भी पता नहीं है, तो उसका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट रुक रहा है। सिर्फ वो एक ही काम को कर रहा है, उसी के बारे में सब कुछ जान रहा है। और सेकेंड डिसएडवांटेज ये होता है एब्सेंटिज्म के केस में। मतलब इन केस अगर जो वर्कर स्पेशलाइज्ड है अपने फील्ड का, वो अगर एब्सेंट रहता है तो हम किसी दूसरे वर्कर से वो काम नहीं करवा सकते, वो काम नहीं ले सकते, बिकॉज दैट अनदर वर्क, जो दूसरा वर्कर है वो अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, उसको हमने जो एब्सेंट है वर्कर उसके फील्ड का कभी काम नहीं करवाया, तो ही विल नॉट बी एबल टू डू दैट वर्क। ठीक है, तो डिविजन ऑफ वर्क के जहाँ कुछ एडवांटेजेस भी हैं वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मूविंग ऑन टू सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? अथॉरिटी है एक तरह से पावर, अथॉरिटी इज पावर टू डू समथिंग। ठीक है, वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आपकी, वो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी मैनेजर के पास अगर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है बट उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई नहीं दी गई हैं, तो ये एक डिसबैलेंस हो जाएगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो टुगेदर हैंड इन हैंड, मतलब उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना रहना चाहिए। अगर किसी मैनेजर को, किसी वर्क एम्प्लॉय को अथॉरिटीज़ दी हैं तो उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दो, तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं तो उसको कुछ अथॉरिटीज़ भी देनी चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जस्टिस नहीं कर पाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अगर उनको कुछ अथॉरिटी ना मिली, और वाइस वर्सा सेम है। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो थोड़ा इक्वल हो। अगर किसी के पास अथॉरिटी ज़्यादा है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी हिसाब से मिलनी ही चाहिए। थर्ड इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। क्यों? फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंटरप्राइज। अगर आपके इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ डिसिप्लिन हैं, मतलब सबसे पहले तो डिसिप्लिन हम जनरल टर्म्स में जैसे जानते हैं कि टाइम से आना, टाइम से जाना, दैट इज़ डिसिप्लिन। वो भी एक टाइम का ख्याल रखना, ये एक डिसिप्लिन तो है ही। साथ ही साथ ऑर्डर्स को मानना, ऑर्डर्स को ओबे करना। अगर आपसे हायर लेवल पे कोई आपको कुछ ऑर्डर दे रहा है तो उन ऑर्डर्स को ओबे करना, ये डिसिप्लिन में आता है। वहीं साथ ही साथ जो अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो आपसे ऊपर हैं, जो बॉस हैं, जो ऑर्डर दे रहे हैं, उनको भी सोच समझ के ऑर्डर देना, जिससे कि जो एक्सेप्टेंस है वो लेवल मेंटेन रहे। मतलब एम्प्लॉयज मस्ट ओबे, बट दिस इज टू साइडेड। मैंने बोला टू साइडेड है। ये जरूरी नहीं कि हर बार जो वर्क कर रहा है वही ऑर्डर्स माने। ठीक है, तो एम्प्लॉयज विल नॉट ओबे ऑर्डर्स इफ मैनेजमेंट प्ले देयर पार्ट बाय प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप। अगर मैनेजमेंट गुड लीडरशिप प्रोवाइड करे, अगर वो लीडरशिप उसकी अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वो ऑर्डर्स देगा उसको जो है एम्प्लॉयज अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, मतलब एफिशिएंटली उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज यूनिटी ऑफ कमांड. Now, each worker should have only one boss with no other conflicting lines of command. मतलब एक सबॉर्डिनेट के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए. मतलब एक सबॉर्डिनेट को कमांड करने वाला सिर्फ एक बॉस. अगर एक सबॉर्डिनेट को दो बॉस कमांड करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किस बॉस की बात पहले माननी है, किस बॉस की बात बाद में. एक स्पेसिफिक एक फिक्स टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में उसके पास अगर दो ऑर्डर्स आ जाएंगे, दो कमांड्स आ जाएंगे, या अलग अलग डायरेक्शन में ही दो कमांड आ गए, तो ही विल नॉट बी एबल टू वो समझ नहीं पाएगा मुझे किस मैनेजर की बात माननी है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबॉर्डिनेट्स के ऊपर सिर्फ एक ही मैनेजर होना चाहिए. जैसा कि फर्स्ट फिगर में बना हुआ है, मैनेजर 1 है, उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स कई हो सकते हैं, बट उन सबॉर्डिनेट्स के ऊपर सिर्फ एक ही मैनेजर होगा जो उनको कमांड करेगा. सेकेंड फिगर में वी हैव 3 सबॉर्डिनेट्स, S1, S2, S3, बट उनके ऊपर हमने देखा 2 मैनेजर्स हैं, M1, M2. तो अगर S2 अगर सबॉर्डिनेट की बात करें, S2 सबॉर्डिनेट को मैनेजर 1, मैनेजर 2 दोनों से उसको कमांड मिल रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और दैट विल लीड टू इनएफिशिएंसी इन वर्क. और कुछ कन्फ्यूजन्स हमें इंडस्ट्री में मिलेंगे जिससे कि वर्क प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. तो यूनिटी ऑफ कमांड उतना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री में. फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ कमांड था कि सिर्फ कमांड जो सबॉर्डिनेट्स को मिल रहा है वो सिर्फ एक के थ्रू मिलना चाहिए. अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है
जिस डायरेक्शन में सभी काम कर रहे हैं, सभी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या पूरा एंटरप्राइज काम कर रहा है, वो एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए। मतलब जो प्लान है किसी भी गोल को अचीव करने का, वो एक प्लान होना चाहिए, वो पूरा प्लान सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। मतलब पीपल एंगेज्ड इन द सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मस्ट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव इन अ सिंगल प्लान। जो एक टाइप के एक्टिविटीज़ में लगे हैं उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और सिंगल प्लान होना चाहिए। ठीक, दिस इज एसेंशियल टू इंश्योर यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरप्राइज। अगर प्लान अलग अलग रहा, अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं रह पाएगा। वहीं फिर यूनिटी ऑफ कमांड डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरली फ्लोज फ्रॉम इट। यूनिटी ऑफ कमांड एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं रहेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। किसी भी इंडस्ट्री में एक कॉमन इंटरेस्ट देखना चाहिए जो जनरल इंटरेस्ट है। किसी एक के इंटरेस्ट के हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो मैनेजमेंट में सी दैट द गोल्स ऑफ द फर्म्स आर ऑलवेज पैरामाउंट। मतलब जो भी डिसीजंस हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी काम करना है, वो किसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए, वो एक जनरल इंटरेस्ट में होना चाहिए। जनरल इंटरेस्ट में होगा तो सारे एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, बिकॉज अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट में हुआ तो जिसके इंटरेस्ट में हो रहा है वो तो हैप्पी रहेगा, ही विल गिव द मैक्सिमम आउटपुट। बट जिसके इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, जिसको फेवर नहीं किया जा रहा है, ही विल नॉट बी हैप्पी। तो वो अगर एम्प्लॉय हैप्पी नहीं है तो वो जो आउटपुट देगा वो भी अच्छा नहीं देगा। वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। सेवेंथ इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता है पेमेंट। जितना एम्प्लॉय ने काम किया उसको उस हिसाब से पेमेंट मिलना। ठीक, अगर एम्प्लॉय दो एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों एम्प्लॉयज़ सेम टाइप के काम कर रहे हैं, बट अगर हमने डिफरेंस कर दिया दोनों के पेमेंट में तो ये फेवरिज्म हो जाएगा। हमने एक को फेवर किया, दूसरे को फेवर नहीं किया, उसके साथ इट विल नॉट बी फेयर। तो रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए रेम्यूनरेशन से। मतलब अगर ठीक है, दो एम्प्लॉयज़ को आप इक्वल मनी तो दे रहे हो बट फिर भी उनको काम के हिसाब से पेमेंट नहीं हो रहा है, या तो यही सेम काम किसी दूसरी इंडस्ट्री में हो रहा था, वहाँ पे पेमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर इंडस्ट्री, तो सेटिस्फाई नहीं रहेगा आपका एम्प्लॉय। तो उसके काम के हिसाब से, एम्प्लॉय के काम के हिसाब से उसको पेमेंट बहुत ही ज़रूरी है। ये होता है हमारा रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो पेमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोटिवेटर। हम जानते हैं पेमेंट एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है। हम जानते मोटिवेट कैसे करते हैं, इंसेंटिव्स दे के, रिवॉर्ड्स दे के, कुछ बोनस दे के। तो पेमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोटिवेटर। ऑल्दो बाय एनालाइजिंग अ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, फ्यूल पॉइंट्स आउट दैट देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट सिस्टम। ये तो है कि परफेक्ट सिस्टम नहीं है कि किसी ने कितना काम किया है ये जज कर लेना, उसको हिसाब से पेमेंट करना। देयर इज ऑलवेज अ डिससेटिस्फैक्शन इन ईच एंड एवरी एम्प्लॉय कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, बट फिर भी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि एक फेयर जजमेंट या फेयर पेमेंट हम एम्प्लॉय को दे सकें। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब सारी अथॉरिटीज़ सिर्फ एक बॉडी, सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास है, तब ये होगा सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। वहीं ये पॉसिबल तभी है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी पॉसिबल तभी है जब हमारा इंडस्ट्री बहुत छोटा हो, एक छोटे एंटरप्राइज की हम बात करते हैं। लेकिन जहाँ एक एंटरप्राइज बड़ा हुआ, हमें अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे तो जो मेन हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है उसके ऊपर बहुत बोझ भी नहीं पड़ेगा, वो अपनी अथॉरिटीज़ को इक्वली डिवाइड कर देगा। फिर जहाँ डिवाइड किया है वो रिपोर्ट करेंगे मेन अथॉरिटी को। तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, बड़े एंटरप्राइज में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है। अब ये डिपेंड करेगा प्रैक्टिकल केसेस पे। हम प्रैक्टिकल सिचुएशन देख के हमें अथॉरिटी को सेंट्रलाइज करना है या डिसेंट्रलाइज करना है, वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज स्केलर चेन, दैट इज द लाइन ऑफ अथॉरिटी। एक हायरार्की बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने देखा टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये एक स्केलर चेन होती है मैनेजर्स की, ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह से लाइन ऑफ अथॉरिटी है और एक लेवल के मैनेजर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है।
एक सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए, एक हायरार्की मेंटेन होनी चाहिए डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स के बीच में, साथ ही साथ सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, एक इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, जिससे कि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। तो स्केलर चेन रिफर्स टू अ नंबर ऑफ लेवल्स इन हायरार्की फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी से लेके जो लेवल लोएस्ट लेवल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये पूरा एक चेन में मेंटेन होना चाहिए, जो कि कहीं से ब्रेक नहीं होनी चाहिए, एक लिंकिंग होनी चाहिए इन सभी के बीच में। और इट शुड नॉट बी ओवर स्ट्रेस्ड एंड कंसिस्ट ऑफ टू मेनी लेवल्स। इसमें बहुत ज़्यादा लेवल्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लेवल्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर। किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर मेंटेन होना ज़रूरी है। यहाँ ऑर्डर से क्या मतलब है कि जिस एम्प्लॉय का या जिस मशीन का, जिस मटेरियल का जहाँ पोजीशन है, जिसकी जहाँ जगह है वो वहीं पे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कॉलेज की ही बात करते हैं, हमें पता है हमें टीचर्स को ढूंढने जाना है, इन केस हमें काम है तो हमें वो स्टाफ रूम में ही मिलेंगे। अगर हमें प्रिंसिपल को ढूंढने जाना है तो वो प्रिंसिपल रूम में ही मिलेंगे। हमें एक पर्टिकुलर लैब करनी है इस सब्जेक्ट की, तो हमें उस रूम में जाना पड़ेगा जहाँ जो स्पेसिफाइड है उस लैब के लिए, उस सब्जेक्ट की लैब के लिए। हर एक मटेरियल का, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक एम्प्लॉय का एक प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए, जिससे कि हम जब उससे कोई काम लेना चाहें तो हम उसकी पोजीशन पे उसको ईजिली पा सकें। इससे क्या होता है, टाइम लॉस कम होता है, मटेरियल की हैंडलिंग भी ईजी हो जाती है। Next is equity of treatment. In running a business, a combination of kindliness and justice is needed. Treating employees well is important to achieve equity. Employees को equally treat करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमने उनको equally treat नहीं किया, वहीं employees के मन में एक dissatisfaction या कुछ हीन भावना ऐसा कुछ आ जाएगा। उनको लगेगा कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, हमें प्रॉपर जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इक्वालिटी मेंटेन करनी किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। एक इक्वालिटी मेंटेन हो, सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे और दे द मैक्सिमम आउटपुट। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी से सिक्योरिटी, एक तरह से एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में खुश है, वो सेटिस्फाइड है, तो वो जॉब छोड़कर नहीं जाएगा। इन केस अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके इंडस्ट्री में मिलने वाली सुविधाओं से या इंडस्ट्री में मिलने वाले पेमेंट से, या उसको मिल रहा है या प्रोग्रेस रहे हैं, करियर प्रोग्रेसेस मिल रहे हैं, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्विच कर जाएगा किसी और कंपनी में, किसी और इंडस्ट्री में स्विच कर जाएगा। तो इसमें लॉस होता है किसका, इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री जब किसी एम्प्लॉय को, किसी पर्सनल को हायर करती है, उसमें काफ़ी खर्चा करती है। उनका सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इन सब में काफ़ी वो इन्वेस्ट करती है, तब जाके उसको एक एम्प्लॉयर जो कि उसकी कंपनी के हिसाब से काम कर सके वो तैयार होता है। अगर वो एम्प्लॉयर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो अब इंडस्ट्री छोड़ के चला जाएगा और उस इंडस्ट्री को फिर से एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस उस पोस्ट को भरने के लिए करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज वर्क बेटर इफ जॉब सिक्योरिटी एंड करियर प्रोग्रेस आर अश्योर्ड टू देम। अगर जॉब सिक्योरिटी उसको अश्योर्ड है या करियर उसको पता है कि इसमें, इस इंडस्ट्री में, उसके करियर में प्रोग्रेस, तो एम्प्लॉय अच्छे से वर्क करता है, वो क्योंकि सेटिस्फाइड है, वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देता है। वहीं एन इनसिक्योर टेन्योर एंड हाई रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर विल ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट। इनसिक्योर है अगर किसी की जॉब, तो एम्प्लॉयज को इसका बैड इफेक्ट आएगा। 13th principle of management is initiating. Initiative is किसी नए काम के लिए, किसी डिफरेंट काम इनिशिएट करना। मतलब कि कुछ ऐसा काम है जिसके लिए बाकी एम्प्लॉयज़ झिझक रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहे, बिकॉज हो सकता है ये काम थोड़ा डिफरेंट हो या थोड़ा रिस्की हो। तो ये काम मैनेजर्स का होता है।
एम्प्लॉइज हैं उनको ट्रीट कर सके, उसको इतने अच्छे से लीड कर सके कि हर एक एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेने को तत्पर रहे। कोई भी प्रॉब्लम आई वो इनिशिएट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहे। अगर जिस किसी इंडस्ट्री में ये इनिशिएटिव लेने वाले एम्प्लॉयज़ जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ही स्ट्रांग होगा वो ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी एम्प्लॉयज़ काफ़ी एक्टिव है, वो इनिशिएट करके उस प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ ही निकालेंगे। 14th and the last principle of management is esprit de corps। ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका सीधा मतलब है टीम स्पिरिट से। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एंटरप्राइज में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको एक टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए। अगर वो टीम स्पिरिट में काम करेंगे तो किसी भी प्रॉब्लम को, अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक है, तो वो किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और दे विल वर्क हैप्पीली ऑल्सो। तो मस्ट फॉर मोरल ऑफ इट्स एम्प्लॉय। तो ये काम मैनेजमेंट है कि वो उनका मोरल हाई करते रहे, उनको एज ए करने के लिए प्रेरित करते रहे, ठीक है। ही फर्दर सजेस्ट दैट रियल टैलेंट इज नीडेड टू कोऑर्डिनेट एफर्ट, encourage keenness, use for each person's award each one's without arousing possible jealousies and disturbing harmonious relations। जब आप टीम में काम कर रहे हो तो वहाँ जेलसी की कोई जगह नहीं है। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेंगे तभी हमें है हर एक एम्प्लॉय का वो उभर कर आएगा, और एक जो हार्मनी मेंटेन रहनी चाहिए एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो मेंटेन रहेगी। सो these were the 14 principles of management। As Henry Fayol already said कि ये जो 14 principles हैं इनको यूज करना इंटेलिजेंटली और वाइजली बहुत ज़रूरी है। इनको एज इट इज़ फॉलो करना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इसको वाइजली यूज़ करना मतलब अगर इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो हम ईजिली ला सकते हैं अपने इंटरप्राइज या अपने इंडस्ट्री के हिसाब से। नाउ किसी भी इंडस्ट्री में मैनेजमेंट को मैंने बोला था 6 एक्टिविटीज़ में मैंने डिवाइड किया था हमने, टेक्निकल एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन। अब इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए कुछ फंक्शंस में, पूरे मैनेजमेंट को कुछ फंक्शंस में इन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक। सब जो बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो है, पहला है फोरकास्टिंग, देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, सुपरविजन एक्सेट्रा। और उसके बाद डायरेक्टिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। नाउ सबसे पहला है फोरकास्टिंग। होती है बिफोर प्लानिंग। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में जब कोई इंडस्ट्री लॉन्च हो रही है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले फोरकास्टिंग करनी ज़रूरी है। फोरकास्टिंग क्या है कि हमारा जो हम सेल्स होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, जो हमें उससे प्रॉफिट मिलेगा वो कैसा होगा। एक तरह से एक एस्टिमेशन है, फ्यूचर वर्क्स का एक एस्टिमेशन करते हैं, वो हैगा हमारा फोरकास्टिंग में। तो फोरकास्टिंग इंपॉर्टेंट है बिफोर प्लानिंग। नेक्स्ट कम्स, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, जैसे हो गया प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सेट्रा, ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम एक प्लान तैयार करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी रेफ्रिजरेटर की कोई कंपनी है तो हमें ये प्लान पहले से करना होगा कि बिफोर समर, फॉर एग्जांपल बिफोर समर हमें इतने नंबर ऑफ यूनिट्स रेफ्रिजरेटर तैयार करके मार्केट में निकालने हैं। तो अगर हम पहले से प्लान नहीं करेंगे कि हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए, हमें क्या क्या और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, या हमें क्या क्या टूल्स चाहिए उसके लिए, अगर ये प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो विद इन द टाइम जो हमारा हमने टाइम पीरियड सेट किया है कि समर के पहले, फॉर एग्जांपल अगर समर के पहले इतने नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स बन जाने चाहिए तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, वो बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो किसी भी काम करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से होता है। प्लान हम पहले से करेंगे कितने मैन रिक्वायर्ड है, कितना हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, कहाँ से हमें फाइनेंशियल कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अब अगर हमें पहले से पता रहेगा कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम अपने इन्वेस्टर्स इकट्ठा कर सकते हैं, उस हिसाब से हम अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। ये गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है, ये आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। उन एक्टिविटीज़ को कैसे हमें एक्टिविटीज़ को करके हम गोल अचीव कर सकते हैं, ये होगा ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया ऑर्गेनाइजिंग पीपल, ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल्स, जॉब, टाइम, इन सब को ऑर्गेनाइज करके एक फ्रेमवर्क तैयार करना, जिससे कि हम जो आउटपुट अचीव करना चाह रहे हैं, जो हम गोल अचीव करना चाह रहे हैं, वो हम प्लान्ड वे में कर सकें। नेक्स्ट फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज हमने फोरकास्टिंग कर ली, हमने प्लान बना लिया, ठीक है, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइज भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब ज़रूरत पड़ेगी स्टाफ की, मतलब जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, जो हमने एक्टिविटीज़ डिसाइड की हैं, उन पर काम करने के लिए। तो स्टाफिंग में आएगा, मैनेजर्स क्या करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको प्रमोशंस देते हैं, उसके बाद फिर फाइनली उनका रिटायरमेंट। तो ये सब स्टाफिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग में प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़रूरी है। उन्हीं एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन जो उस काम में दक्ष हों, जो उस काम को अच्छे से कर सके, तो उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उनका सिलेक्शन ये आता है स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग एक तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस है। सिलेक्शन हुआ, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनका प्रमोशन हुआ, और बीच में भी ट्रेनिंग होती है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती है उनके एफिशिएंसी को और उनके प्रोफिशिएंसी को और अपग्रेड करने के लिए। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग ये प्रोसेस है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्रोसेस है, जहाँ हम एक्चुअली में जो एक्टिविटीज़ हमने डिसाइड की है, हमने स्टाफ तैयार कर लिया है, हमने एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमने स्टाफ को सेलेक्ट कर लिया है। अब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इस स्टाफ से हम कैसे वर्क कराएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट, ठीक है, ये होता है। उसको गाइड करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो मैनेजर क्या करेगा, डायरेक्शंस देगा उन स्टाफ को जिसको उन्होंने हायर किया है उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो नेक्स्ट फंक्शन था वो मैनेजमेंट था। तो डायरेक्ट करने के लिए मैनेजर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। हमने पहले भी लीडरशिप क्वालिटी होनी ज़रूरी है। लीडरशिप क्वालिटी होगी तभी वो अपने अंडर एम्प्लॉयज़ को, अपने अंडर जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर पाएगा काम करने के लिए, उनको एक तरह से हेल्प कर पाएगा काम करने के लिए, टीम में काम करने के लिए हेल्प कर पाएगा। वहीं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी जैसा वो डायरेक्ट करना चाहता है, जो इन्फॉर्मेशन वो कन्वे करना चाहता है, वो ईजिली और एफिशिएंट मैनर में वो कन्वे कर सकता है। साथ ही उसके अंदर मोटिवेटिंग पावर होनी चाहिए, और वो मोटिवेशन कई तरह से कर सकता है एम्प्लॉयज़ का। नेगेटिव मोटिवेशन भी कर सकता है, पॉजिटिव मोटिवेशन भी कर सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशंस में आते हैं हमारे आपके बाय इंसेंटिव्स हो गए, बोनस हो गए, ये सब पॉजिटिव मोटिवेशन है। अगर स्टाफ को, अगर एम्प्लॉयज़ को पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं, मतलब ये इन टर्म्स ऑफ मनी ये और फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वो मोटिवेटेड हो जाते हैं, वो अच्छे से काम करते हैं। वहीं अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम कभी कभी नेगेटिव मोटिवेटिंग टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, जैसे पनिश करना उसको, ये आता है नेगेटिव मोटिवेशन में। फिर डायरेक्टिंग में आपको सुपरविजन भी आएगा, जो काम हो रहा है उसका प्रॉपर सुपरविजन करना कि वो सही डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग। अब जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन है कि नहीं। अगर सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन अगर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन तो हो गया बट उसकी सेलिंग नहीं हो पा रही, वो स्टोर में बड़ा ख़राब हो रहा है, ठीक। तो उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, एक इंडस्ट्री के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, जिससे कि एक इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट तैयार हो सके और हमारा प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक तरह से मेजरमेंट है, ठीक है, जो कार्य हो रहा है उसका मेजरमेंट है कंट्रोलिंग। वो क्या करता है, कुछ स्टैंडर्ड्स, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं, फिर जॉब के परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं। वी मेजर द जॉब परफॉर्मेंस। अगर वो स्टैंडर्ड
के साथ है, जो जॉब हो रही है वो हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके हिसाब से मतलब ठीक है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही डायरेक्शन में जा रही है, हमें एंड में आउटपुट अच्छा मिलेगा। वहीं अगर वो कुछ स्टैंडर्ड से हट जाती हैं, अगर कुछ स्टैंडर्ड उसका गिर जाता है जो जॉब हो रही है, तो हमें कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो बेसिकली कंट्रोलिंग में आपके 3 स्टेप्स हो गए। पहले हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके बाद फिर जॉब उसके परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं, और लास्ट में कुछ अगर स्टैंडर्ड से हटके है हमारा कुछ जॉब, तो हम उसमें कुछ करेक्टिव एक्शंस लेते हैं उसको सही करने के लिए। लास्ट है आपका डिसीजन मेकिंग। तो जो डिसीजन मेकिंग है ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से, उन सारे ऑप्शंस में से हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम उन सारे ऑप्शंस में से एक जो ऑप्टिमम जो सबसे फ़ायदेमंद हमारा ऑप्शन होगा उसको हम सेलेक्ट कर सके, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की वो आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग विच विल स्टडी इज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अभी हमने समझ लिया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ मैनेजमेंट का, ये सब देखा। नाउ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट पढ़ के बस अगर हम किसी इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि फिर से ले लेते हैं कि जो कि रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर कर रही है, तो इट इन्वॉल्व्स द गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल और एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स सम कॉमन गोल ऑफ द इंडस्ट्री। एक कॉमन गोल होगा इंडस्ट्री का, उसकी तरफ जो हम काम कर रहे हैं, उसकी तरफ जो हमें काम करने के लिए गाइडेंस रिक्वायर्ड है, कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड है, ये सब आता है आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें, अब इंडस्ट्री है जो वो प्रोडक्ट जनरेट कर रही है वो मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए वो प्रोडक्ट, क्योंकि इस समय जो मार्केट है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर आपका प्रोडक्ट अप टू डेट नहीं रहा, वो तुरंत कंपटीशन से, तुरंत मार्केट से बाहर हो जाएगा, तो आपके प्रोडक्ट बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। सेकेंड, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो एफिशिएंट होने चाहिए। कम से कम, हमने बोला था कम से कम रिसोर्सेज में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट गेन करना। फिर जो हमें सप्लाईज चाहिए, जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए रिलायबल रिसोर्सेज ढूंढना कि कहाँ से हमें एक बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, या हमें कहाँ से कम प्राइस में प्रोडक्ट मिल रहा है, कहाँ हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगेगी। इन सबको मिला के ये डिसाइड करना कि हमें मटेरियल और जो सप्लाईज है हमारी वो हमें कैसे मतलब अच्छे से अच्छा मिल सकता है। और अट्रैक्टिंग फंड्स, अब कोई इंडस्ट्री सेट करनी है, जो हमारे पास इंडस्ट्री सेट करने के लिए सफिशिएंट अगर फंड नहीं है, फंड्स अट्रैक्ट करना, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, पब्लिक से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, तो इन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना, ठीक है, फंड्स को अट्रैक्ट करना, ये सब ज़रूरत होता है आपके इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत फेस करनी पड़ती है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में, क्योंकि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में आपको मार्केट के साथ चलना पड़ता है या टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी चेंज आया, तुरंत सारी चीज़ें इंडस्ट्री में चेंज होती है। हमें अप टू डेट होना पड़ता है टेक्नोलॉजी के साथ। हमें नहीं, मशीन्स को चेंज होना पड़ता है, साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अप टू डेट होना पड़ेगा, क्योंकि अब वो नई टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। उनको ट्रेनिंग देना, उनको और अलग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ये सब डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। तो ये था आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू।